हेलो छात्रों, आइए आज हम सब क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता और कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति। इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है तथा हम ये भी समझेंगे कि महात्मा गांधी का हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को लेकर क्या विचार रहा है। आइए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में और देहांत 1948 में हुआ था। पॉपुलरली नॉन एज बापू, और ये पॉपुलर मतलब क्या होता है? लोकप्रिय। पॉपुलर का अर्थ क्या होता है? लोकप्रिय। यानी कि हमारे जो लेखक हैं वह लोगों में प्रिय थे, जाने जाते थे। नॉन एज, है ना, जाने जाते थे। कैसे या किस रूप में? तो बापू के रूप में। ठीक है, यानी हमारे राष्ट्र के लोग इनको क्या कहते हैं? बापू। और या द फादर ऑफ नेशन, यानी कि जो हमारे लेखक हैं इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, हमारे जो लेखक हैं वह एक आध्यात्मिक नेता थे, देन अ पॉलिटिशियन, किसी दूसरे राजनीतिज्ञ के तुलना में। देखिए, नेता तो नेता होते हैं, किंतु इनको क्या कहा गया है? स्पिरिचुअल लीडर, मतलब आध्यात्मिक नेता। आध्यात्मिक नेता का अर्थ है कि वे लोग जो अपने धर्म, संस्कृति, है ना, कल्चर, ट्रेडिशन जो होता है उनसे जुड़े रहते हैं, उनको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। कि सक्सेसफुली, यानी कि महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक यूज का अर्थ होता है प्रयोग करना। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ का अर्थ होता है सच्चाई और नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा। सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग किया एज अ चीफ विपन, किस रूप में? द चीफ विपन, चीफ का मतलब मुख्य होता है, विपन माने हथियार, यानी मुख्य हथियार या मुख्य औजार के रूप में। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये हथियार, ये औजार किसके खिलाफ प्रयोग हुआ? तो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, है ना, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का अर्थ होता है अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजी हुकूमत। इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था उस शासन के खिलाफ। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और हेल्प मतलब सहायता करना, यानी कि इन्होंने हेल्प, सहायता किया किसका भाई? तो इंडिया यानी हमारे राष्ट्र भारत का। गेन इंडिपेंडेंस किस क्रम में? तो गेन मतलब प्राप्त करना होता है, इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेके 1948 तक। कहां से कहां तक? तो 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कहा जाता है कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से डोमिनेट का अर्थ होता है वर्चस्व बनाए रखना, दबदबा बनाए रखना। तो महात्मा गांधी ने दबदबा बनाए रखा किस चीज में? तो इंडियन पॉलिटिक्स में, यानी कि भारतीय राजनीति में। अब इसको आप समझना चाहें कि 1915 से 1948 के बीच में दबदबा का तात्पर्य क्या है, किस वे में कहा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा महात्मा गांधी के लाइफ में देखेंगे, झांकेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, अब जब गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा अपने गुजरात से ही होती है, किंतु 1888 में यानी कि 1888 में यह लॉ की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। कहां पे? तो इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, वहां इंग्लैंड में जाकर ये वकालत का पढ़ाई करते हैं। वकालत का पढ़ाई कंप्लीट करके 1891 में भारत वापस लौटते हैं। कब लौटते हैं? 1891 में। जब ये भारत वापस लौटते हैं तो यहां पर कुछ दिनों तक वकील के तौर पे, बैरिस्टर के तौर पे काम करते हैं, किंतु 1893 में इनको साउथ अफ्रीका से वकालत के लिए कॉल आता है, यानी बुलावा आता है। ये बुलावे पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी चले जाते हैं। गए थे 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन वहां से वापस आने में 20 साल और उससे अधिक लग गया। ऐसा कैसे हुआ? तो एक घटना घटती है महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका में कि वहां पर जब ये एक ट्रेन में यात्रा करने के लिए चढ़ते हैं तो इनके पास टिकट होने के बावजूद भी एक अंग्रेज द्वारा या कुछ अंग्रेजों द्वारा जो है इन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है, बल्कि धक्का मारकर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। कलर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग का भेदभाव चल रहा था
इसके कारण गांधी जी इससे अपमानित महसूस होते हैं और उन्होंने अपना सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में छेड़ दिया, जिसका नतीजा निकला कि 20 साल और उससे भी अधिक लग गया उनको वहीं पर। भारत वापस लौटते हैं 1915 में। भारत वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में भी स्थिति वैसी है, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना सत्याग्रह चलाने के लिए ठाना। लेकिन इनके जो गुरु थे, यानी टीचर गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर ये 1 साल के आसपास के अंतराल में भारत घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, भारत की स्थिति को सही से जानते हैं और उसके बाद अपना जो है अभियान भारत में छेड़ते हैं। 1916 में सबसे पहले BHU में, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इनको बुलाया जाता है और चीफ गेस्ट के रूप में। जब ये चीफ गेस्ट के रूप में वहां पे पहुंचते हैं तो वहां से अपना कार्यक्रम ये चालू करते हैं। 1917 में इनको जो है चंपारण, हमारे बिहार राज्य के, है ना, चंपारण में जो है इन्हें बुलाया जाता है और वहां पर किसानों के लिए एक पहला सत्याग्रह भारत में चालू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से। फिर इसके बाद इनके आंदोलन का क्रम चल जाता है। जब 1918 में अहमदाबाद में जो है गुजरातों में, सॉरी, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। इसी समय खेड़ा में जो है किसानों का प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जाते हैं, ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जाते हैं। 1920 जब आता है तो ये असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन जो है इनका अपना जो है आंदोलन चला था, उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में भागीदारी हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था उसको चलाया इन्होंने। और फिर 1942 आता है जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, जहां पे इन्होंने डू एंड डाई का नारा भी दिया था, डू और डाई, करो या मरो का। उसके बाद में जो है इसी का परिणाम था कि 1947 में हमारा राष्ट्र आजाद हुआ। 1948 में इनके साथ एक घटना घटती है जिसके बाद इनका चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर इनका मतलब इनके जीवन का, आपका चैप्टर जारी रहेगा, आप लोग फोकस करेंगे। देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम 1915 टू 1948 यानी 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स से। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1915 में ये भारत वापस आते हैं और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक इनका कोई ना कोई मूवमेंट यहाँ पे चलते रहता है। अब कह रहे हैं कि ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी। ये मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं एट द हैंड ऑफ, एक आदमी के हाथ से जो फैनेटिक था। फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध। धर्मांध का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने धर्म में कट्टर विश्वास रखता है, द पर्सन हु इज मोर एग्रेसिव अबाउट हिज रिलीजन, तो उसी को हम लोग जो है फैनेटिक कहते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है। ये जो ऑटोबायोग्राफी लेखक के द्वारा लिखा गया, इनका ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब अपने जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखना आत्मकथा कहलाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमेरस आर्टिकल, इसके अलावा ये आर्टिकल लिखते थे। आर्टिकल मतलब होता है न्यूज का टुकड़ा, लेख, है ना। आर्टिकल दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया, एक पत्रिका के लिए लिखते थे जिस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, यानी कि और यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए अपना आर्टिकल लिखते थे। एंड द स्पीच, इसके बाद स्पीच मतलब होता है भाषण, ये भाषण दिया करते थे। दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर इन्होंने जो भाषण दिया। रिवियल हिम, इन्हें प्रदर्शित करता है, मतलब इनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी, इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल और इनके द्वारा दिया गया स्पीच, ये तीनों चीज इनको प्रदर्शित करता है। किस रूप में? द करेंट नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ एक मुक्त विचारक यानी वास्तविक सोच रखने वाले व्यक्ति ही नहीं, बट ऑल्सो, बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस्ट, अपने समय के सादगी के मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। सादगी मतलब देखिए, चेस्ट का मतलब होता है सादगी, ठीक है। तो ये जो है सादगी शालीन जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजी के मास्टर, अंग्रेजी पे पकड़ रखने वाले, साथ ही साथ सादगी पर सिंपल तरीके से रहन सहन का जो होता है स्तर, उसके लिए मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। आइडियोमेटिक इंग्लिश और अंग्रेजी के क्षेत्र में भी, जिसमें विशेष तौर पे आइडियम्स का प्रयोग होता है, यानी कहावत मुहावरा जो होते हैं, ऐसे अंग्रेजी लिखने के लिए विख्यात हुए। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो आप प्रस्तुत टुकड़ा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है टुकड़ा, फॉलोइंग मतलब प्रस्तुत जो आपके सामने है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which has successfully withstood the passage of time,
यानी कि गांधी जी टॉक्स, टॉक का अर्थ होता है बात करना। अबाउट किस चीज के बारे में भाई? द साउंड फाउंडेशन। फाउंडेशन का अर्थ होता है आधार, साउंड का मतलब होता है मजबूत, हालांकि साउंड मतलब आवाज भी होता है। तो हमारी जो सभ्यता है ना, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जो है, उसका जो स्तंभ है वो काफी मजबूत है। तो हमारे मजबूत स्तंभ जो है हमारे संस्कृति और सभ्यता के, उसके बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो कि सफलतापूर्वक विथस्टूड खड़ा रहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते वक्त के साथ में। यानी कि वक्त गुजर गया, सदियां गुजर गई, युग गुजर गया, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी थी और खड़ी है, बरकरार थी और बरकरार है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिम देश की जो सभ्यता है ना, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, इनका टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है स्वभाव, प्रिविलेज मतलब विशेष महत्व देना, किस चीज को? मेटेरियलिटी को, भौतिक सुख सुविधा को खूब महत्व देते हैं। भौतिक सुख सुविधा का अर्थ क्या है भाई? तो शारीरिक सुख सुविधा, वह सुविधा, वह सुख जो आपको शरीर को खूब मिलता हो, आनंद मिले, आराम मिले, तो उसी को हम लोग मेटेरियलिटी कहते हैं। आमतौर पे जो लोग शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं वो ज्यादातर अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, यानी संलग्न हो जाते हैं, और उनके जो रास्ते होते हैं अनैतिकता के रास्ते हो जाते हैं, यानी मार्ग अनैतिकता के हो जाते हैं। कैन नॉट मैच, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता है। मैच का मतलब होता है मिलना, तुलना करना, करने कहते हैं कि आप तुलना नहीं कर सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता की तुलना हमारी सभ्यता से, इंडियन सिविलाइजेशन से नहीं हो सकती है। दैट जो, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है वह एलिवेट्स मोरल बीइंग, ये नैतिकता फैलाने के लिए जानी जाती है। ठीक है, हमारी सभ्यता में ज्यादातर लोग जो है नैतिक मार्ग पर चलते हैं, नैतिकता का अनुसरण करते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता का तुलना कभी भी हमारे देश की सभ्यता या संस्कृति से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की विपरीत सभ्यता है। एक जहां अनैतिकता फैलाने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरा नैतिकता फैलाने के लिए जाना जाता है। आज वाले वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके आगे वाले यानी अगले पार्ट में हम लोग इसके चैप्टर को पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज। उसके बीच में ये भी है, आप देख सकते हैं यहाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी मौखिक रूप से इनका जो है जवाब देना है इन सब सवालों का। तो इस सब वीडियो, ये सब जो टॉपिक्स है इनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैप वर्ल्ड 71, कैप वर्ल्ड 71। आप यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें और एक वीडियो शेयर भी जरूर करें, क्योंकि अगर ये आपके लिए लाभान्वित है तो आपके मित्र को भी हो सकता है, किसी और भी पढ़ने वाले छात्र के लिए हो सकता है। तो आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होगा। कृपा करके ऐसा इतना जरूर करें हमारे लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।